लाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपनी इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज इस क्लास में लोग अपने एक ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस बोलने का मतलब बच्चे एक्टिव इनटू पैसिव, है ना। और बच्चे हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, है ना। और ये वो चैप्टर होता है बच्चे जहां पर अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर देते हैं ना तो एग्जाम में ग्रामर से हम लोग 4 से 5 मार्क्स उठा लेते हैं। ओके तो प्यारे बच्चे, अभी तक आपने बहुत बार एक्टिव से पैसिव चीजों को बनाना सीखा होगा। अगर कोई सेंटेंस आपको एक्टिव में देता है उसे आप पैसिव में कैसे बनाते हो, है ना। तो बच्चे सबसे पहले वॉइस है क्या आपको पहले हम वो बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज के इस सेशन को। देखिए, वॉइस हमारे बच्चे चैप्टर का नाम है ना। वॉइस हमारे चैप्टर का नाम है। ओके, और वॉइस क्या बताता है? वॉइस बच्चे क्या कहता है? ये वॉइस कहता है एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करता है। वॉइस एक वाक्य के बारे में बात करता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें या तो सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट नहीं है फिर भी काम हो रहा है। ओके, दो बच्चे वहां पर बातें कही गई है सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट काम करता है या फिर बिना सब्जेक्ट के ही बस ये बता दिया गया हो कि काम हो रहा है। तो कहीं पर सब्जेक्ट को दिखाना इंपॉर्टेंट समझा जाता है और कहीं पर सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है, बस उसके काम पर, उसके एक्शन पर फोकस करता है। ओके, यहां देखिए बच्चे, तो वॉइस का मतलब क्या होगा? तो वॉइस से हमें पता चलता है, वॉइस से हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है या इसके बिना काम हो रहा है। ओके, यही बच्चे चीजों को बताने के लिए वॉइस चैप्टर बनाया गया है। अब दुनिया में जब भी आप कोई सेंटेंस कहते हैं कहीं पर भी, तो या तो उस सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो करने वाला मौजूद जरूर रहेगा उसमें, जैसे कि सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर काम हो रहा है तो सब्जेक्ट ही वहां पर काम कर रहा होगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे बोले जाते हैं जहां पर ना बिना सब्जेक्ट के भी बोले जाते हैं। अब आपके सामने हम दो एग्जांपल लिखते हैं, यहां पर देखिएगा। यहां हमने लिखा एक सेंटेंस में, यहां देखिए, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं। और एक सेंटेंस हमने यहां पर लिखा, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है ना। हम लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोली जाती है। बच्चे यहां पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। अब आप जरा ये बता दो, है ना प्यारे बच्चे, आप जरा यह बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में, है ना, हाँ ओके, अब आप ये बताओ बच्चे कि यहां पर जो दो सेंटेंस लिखे गए हैं कि एक लिखा हुआ है हम लोग हिंदी बोलते हैं और दूसरा है कि हिंदी बोली जाती है ना। अगर इन दोनों सेंटेंस को हम गौर से देखें तो ये हमें पता चलता है कि इस वाले सेंटेंस में ये जो बोलने का काम है यहां भी हो रहा है, बोलने का काम यहां भी, लेकिन यहां जो बोलने वाला है वो इसमें मौजूद है। देखिए, तो वॉइस से हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है या इसके बिना खाली काम हो रहा है। ओके, इसमें हमने देखा कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, मतलब बोलने का काम कौन कर रहा है? तो सब्जेक्ट यहां पर कर रहा है, क्योंकि काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। दूसरा यहां लिखा गया कि हिंदी बोली जाती है, तो बोलने का काम तो यहां भी हो रहा है, यहां भी ये काम है और यहां भी काम है, इसको करने वाला यहां मौजूद है। लेकिन अगर कह रहा है कि हिंदी बोली जाती है, तो ये बताइए हिंदी बोली जाती है यहां पर में ना, ये यहां बोलने वाला कौन है भाई साहब? कुछ पता है क्या? नहीं। तो सेंटेंस में यहां पर जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया है। तो या तो हमारे मुंह से ऐसे सेंटेंस निकलते हैं जिसमें हम दिखाना चाहते हैं भाई इसमें सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, तो हमने दिखाया कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमने हम लोगों के बारे में दिखाया। एक हमने दिखाया कि हिंदी बोली जाती है, ये अंडरस्टूड है कि हाँ भाई इंसान ही बोलता होगा, है ना, कोई इंसान ही ना हिंदी बोलता होगा, बात समझ रहे हैं। तो कुछ बातों को छिपा दिया जाता है, तो या तो आप इस स्टाइल में बोलते हैं या फिर आप इस स्टाइल में बोलते हैं, और दोनों स्टाइल का हमारे लिटरेचर में यूज किया जाता है। आप कहीं पर न्यूज़पेपर पढ़िए, कहीं पर कोई बुक पढ़िए, कोई कहानी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इन्हीं दो तरह के स्टाइल से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे आप न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा तो क्या लिखा मिलेगा? मोटे मोटे हेडलाइंस लिखे मिलेंगे, है ना। दिन दहाड़े बैंक लूट लिया गया, क्या लिखा होता है जरा देखिए तो, दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया गया, है ना, एक सेंटेंस है। और ये सेंटेंस बच्चे, इसी सेंटेंस को हम ऐसे ही लिखते हैं, इसी को हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, देखिए, है ना।
डकैतों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया। अगर आप गौर से इन दोनों सेंटेंस को देखिएगा तो क्या निकल के आता है ना? देखिए दोनों में काम क्या हुआ है? दोनों में काम लूटने का ही हुआ है। दोनों में जो काम हुआ है बच्चे वो लूटने का ही हुआ है। इन एक में साफ साफ कह रहा है कि डकैतों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया, और एक में कह रहा है बस दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया गया। मतलब एक में दिखाना चाहा जबरदस्ती, है ना, कि भाई इन्हीं लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, और एक में क्या दिखाया? एक में ये दिखा दिया कि बस काम हो गया है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते वहां देखते होंगे, है ना, कि दिन दहाड़े बैंक लूट लिया गया, है ना, कुछ लोगों को जान से मार दिया गया, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा, सड़कों की मरम्मत कर दी गई नेताजी के आने से पहले ही, है ना, ऐसे वहां पर सेंटेंस को लिख दिया जाता है। आप सबको पता है, अंडरस्टूड है कि सड़क का मरम्मत कौन किया होगा? तो मजदूर लोग किए होंगे, है ना। बैंक लूट लिया गया, अंडरस्टूड है, छिपा दिया गया, कौन लूटा होगा? भाई साहब कोई डकैती ने लूटा होगा, उसको बताना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब भी कोई बात लिखते हैं चाहे बोलते हैं तो वो दो ही स्टाइल में लिखते हैं, है ना। और दो स्टाइल कौन है? या तो बिना सब्जेक्ट के या तो सब्जेक्ट के साथ में। हर जगह पर हम सब्जेक्ट को दिखाना नहीं चाहते हैं तो बिना सब्जेक्ट का भी हम सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया गया, है ना। और एक में हम सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं तो हम दूसरी स्टाइल में लिखते हैं, है ना। ऐसे हम लोग कहते हैं इसको। ओके, तो प्यारे बच्चे यहां देखिए, ऐसे तो वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य होता है। और वाच्य से शुद्ध हिंदी से पता नहीं चलता क्या बोलना चाहता है, लेकिन वाच्य का मतलब यही होता है कि भाई अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो आप सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के साथ बोलते हैं, या जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस देना नहीं समझते हैं उसको आप हाइड करते हैं, उसको आप छिपा लेते हैं। यही वाच्य का मतलब होता है। तो आप इन दोनों स्टाइल को आप देख रहे हैं ना, एक स्टाइल जिसमें सब्जेक्ट को रखते हैं और दूसरे में सब्जेक्ट को रखना उतना इंपॉर्टेंस आप नहीं देते हैं, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, अब इन दोनों स्टाइल को हम क्या कहते हैं, तो समझिएगा, इन दोनों स्टाइल को हम क्या कहते हैं। तो बच्चे वॉइस हमारा जो है इसके दो ही स्टाइल है, मतलब इसके दो ही पार्ट हैं, या तो वो एक्टिव वॉइस है या फिर वो पैसिव वॉइस है। क्या है वो? या तो वो एक्टिव वॉइस है या फिर वो पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है? तभी हमने आपको जो समझाया ना सेंटेंस में, यहां देखिए, हम लोग हिंदी बोलते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव स्टाइल है, और ये जिसमें सब्जेक्ट नहीं है उसको हम कहेंगे कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। वैसे दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया गया, ये हमारा पैसिव हो गया, और ये हमारा हो गया एक्टिव। ओके, एक्टिव बोलने का मतलब इसमें सब्जेक्ट खुद बता रहा है कि वो काम उसने किया है, और पैसिव बोलने का मतलब कि काम हुआ है, सब्जेक्ट को वहां पर इंपॉर्टेंस दिया गया नहीं है। ओके, समझे बच्चे? अब देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कैसे पूछे जाते हैं? आपके सामने एक एक्टिव सेंटेंस लिख देता है और इसे कहता है कि इसको पैसिव में इंटरचेंज कीजिए, इसको पैसिव में करके बताइए। ओके, ऐसे एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तरीवाच्य, और पैसिव का हिंदी होता है कर्मवाच्य कहते हैं। यहां कर्तरीवाच्य बोलने का मतलब क्या हो गया, समझ गए? यहां पर कर्तरीवाच्य बोलने का मतलब क्या हो गया? भाई कर्तरी मतलब कर्ता मतलब कौन? सब्जेक्ट। जिस काम को करने वाला अगर मौजूद है तो वो एक्टिव वॉइस कर्तरीवाच्य, और जिस काम को करने वाला यहां पर मौजूद नहीं है, मतलब उसके क्या काम हुआ है उस कर्म पर यहां पर फोकस करता है, तो हम इसको कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहां हिंदी से नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कर्तरी कर्म यहां पर लिखा नहीं रहेगा, सिंपली आपको दिखा रहेगा क्या? सिंपली आपको ले देगा भाई कि ये एक्टिव सेंटेंस हम तुमको दे रहे हैं, तुमको इसका पैसिव बनाना है। क्या कहेगा? कि तुमको इसका पैसिव बनाना है। अब आपको दिखाते हैं, अब हमारा यहां काम क्या है ना, कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि अगर हमारे सामने कोई एक्टिव में सेंटेंस दे तो हम इसे पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो इस सवाल का बच्चे जवाब देना हमें कुछ बातों को पहले गौर करना पड़ेगा। ओके, आपको ये पता चला ना बच्चे कि जो आपका एक्टिव सेंटेंस होता है ना, पहले उसकी पहचान आपको होनी चाहिए, और जो आपका पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है उसकी भी पहचान आपको करानी बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां सुनिए बच्चे, अगर आपसे कोई कहे कि एक्टिव सेंटेंस कैसा दिखता है, मतलब दुनिया का कोई भी एक्टिव स्टाइल का या एक्टिव वॉइस कैसा दिखता है, और दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसा दिखता है, आज के बाद आप एक बार में उसको जवाब दे सकते हैं कि देखो, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है ना, वो हर हाल में अपने आप को सब्जेक्ट से शुरू करेगा, उसके बाद यहां पर एक वर्ब को रखेगा, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट को या फिर साथ में कॉम्प्लीमेंट को रखेगा। अगर आप किसी अगर कोई सवाल कर दे, अगर बच्चे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है,
आपके एग्जाम में ग्रामर से ये 4 मार्क्स का सवाल लेकर आता है, एक्टिव से पैसिव। ओके, सुनिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि भाई एक्टिव सेंटेंस कैसा दिखता है, भाई बता दो तो कैसा दिखता है, कहेगा बिल्कुल दिखाते हैं। यहाँ देखिए, अगर कोई सेंटेंस जो अपने आप को सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है, उसके बाद एक वर्ब को रखा, ओके, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो समझ जाइए कि वो आपका एक्टिव वॉइस है। और अगर कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो वो अपने आप को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेगा और ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब को जरूर रखता है। एक हेल्पिंग वर्ब चाहे एक मॉडल वर्ब को जरूर रखता है। ओके, और इसके बाद फिर यहां पर एक V3 को जरूर रखेगा, V3 को जरूर रखेगा। उसके बाद यहां पर एक बाय प्रीपोजिशन को रखेगा, और बाय अगर ना रखे तो फिर भी यहां पर भाई आप कह सकते हैं अदर वर्ड्स, आप यहां पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अदर वर्ड्स आप यहां पे कह सकते हैं, मतलब बचा खुचा शब्द आप कह सकते हैं। तो आज के बाद से कहीं पर भी अगर आपको सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख गया, समझ जाइए वो एक्टिव में है। और अगर कोई सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करे और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिखाई दे और उसके बाद V3 पक्का एकदम लिखा हो, समझ जाना है कि वो आपका पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है, वो पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है। तो हमारे एग्जाम में क्या हमको दिया रहेगा? हमारे एग्जाम में ये वाला दिया रहेगा और इसे कहेगा कि तुम इसको पैसिव में करके बताओ। तो भाई साहब, अब एक्टिव सेंटेंस कैसा कैसा होता है ना, इसके लिए हमें इस रूल को जानना पड़ेगा कि एक्टिव में अगर सेंटेंस लिखा हो तो उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। इसके लिए हमें रूल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें रूल पता होना चाहिए। अब यहां आप जो सवाल कर रहे हैं सर ये मॉडल वर्ब क्या होता है, तो हमने कहा कि मॉडल वर्ब का मतलब कैन होता है, कुड होता है, जैसे आप जानते होंगे मे होता है, माइट होता है, ठीक है, इन सब को हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। और जो हेल्पिंग होते हैं क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, ये बच्चे इनको आप जानते होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट, ये सबको मॉडल वर्ब कहते हैं। ओके, तो फिलहाल ऐसा नहीं, अगर हम मॉडल वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम आपको एकदम बिल्कुल इजी रूल से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे। लेकिन बच्चे यहां पर जो आपको हम कह रहे हैं, जैसे रूल्स आपको हम बता रहे हैं, वैसे वैसे आपको चीजें सीखना पड़ेगा। अगर आप रूल से बाहर जाएंगे तो आपसे एक्टिव से पैसिव नहीं बन पाएगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स यहां पर आपको सीखना पड़ेगा। ओके, हाँ बच्चे, आज तक के सारे डाउट हम, दोपहर तक के सारे डाउट हम क्लियर कर दिए थे हम, ठीक है। ओके, यहां देखिए बच्चे, अब हमारा यहां से भाई जर्नी शुरू होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। ओके, एक्टिव इनटू पैसिव बनाने का हमारा जो रूल्स है वो क्या क्या है, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, ओके, क्योंकि बच्चे सारे डिफिनेशन जो है वो धड़ी की धड़ी रह जाती हैं अगर आपको रूल पता नहीं है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो जितने भी डिफिनेशंस होंगे कि एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है, पैसिव वॉइस का डिफिनेशन क्या होगा, पूरे वॉइस का डिफिनेशन क्या होगा, ये सब बातें धड़ी रह जाएंगी अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं आएगा तब। क्योंकि फाइनल में आपको क्या करना है, आपको अपना एक्टिव से पैसिव ही बनाना है एग्जाम में, चाहे कहीं पर भी। ओके, अब यहां देखिए बच्चे, तो कुछ ऐसे हम रूल्स की चर्चा करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। हम लोग फिलहाल उस पर ज्यादा पहले फोकस करेंगे, उस रूल पे ज्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस बच्चे पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपके मॉडल वर्ब वाले चैप्टर में। वॉइस पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे मॉडल वर्ब में आएंगे, ठीक है। चलिए अभी आप निश्चिंत रहिए। तो यहां देखिए बच्चे, एक्टिव में कहता है कि एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस, एक ऐसा एक्टिव, बताइए रूल समझाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको V1, V2, V3, V4, V5 का पहचान पता है? क्योंकि अगर आप ये नहीं पहचान पाइएगा ना, फिर आपको हम रूल समझा ही नहीं पाएंगे। तो जरा ये बता दीजिए हमको कि आप में से कितने बच्चों को ये V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में अच्छे से पता है, ये जरा बता दीजिएगा। हाँ, ओके, मतलब आप में से कोई, मतलब बच्चे को ये तो कंफ्यूजन है कि हाँ V1 कैसा दिखता है, V2 कैसा दिखता है, V3 कैसा दिखता है, V4, V5, क्योंकि हम टेंस में पढ़ा चुके सब चीज ना, तो इसलिए हमने वॉइस स्टार्ट किया। ओके, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए यहां देखिए, बिल्कुल पता होना चाहिए सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। V1, V2, V3 क्या होता है देखिए, V4 का मतलब वर्ब के साथ ing होता है, V5 का मतलब क्या होता है, वर्ब के साथ में s या es लगा होता है। बाकी V2, V3 तो याद करना पड़ता है। देखिए आपको फिर समझा देते हैं, यहाँ पर आपको पहचान करा देते हैं। देखिए मान लीजिए, है ना, अगर ये सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में आपको पकड़ना जरूरी है बच्चे, ऐसा करते पहले आपको हम थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, आपका हम थोड़ा सा पहले टेस्ट लेते हैं कि आपको पकड़ पाते हैं कि नहीं। हम आपके सामने बच्चे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, आप उसमें बताइएगा कि यहां पर कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम इस रूल पे आएंगे, ठीक है। चलिए यहां बताइएगा, शी
ये एक सेंटेंस बच्चे, इसमें हम अंडरलाइन करने आपको बताना होगा कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है। क्योंकि अगर वर्ब की पहचान नहीं होगी ना, फिर तो हम रूल समझा ही नहीं पाएंगे फिर आपको। ओके ओके प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है बाबू, आपको बताना है अब इसमें कि ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। ठीक है, पांचों बच्चे आप लोग भाई कमेंट कीजिए कौन कैसा वर्ब है। हाँ, क्योंकि अगर आप पहचान लेते हैं तो हमको रूल समझाना बहुत आसान हो जाएगा, हमें रूल समझाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि वर्ब की पहचान ही अगर जिनको नहीं आएगी वो एक्टिव से पैसिव कभी सीख ही नहीं पाएंगे। ओके, हाँ ये बात एकदम 100% करेक्ट है। जिनको जिनको नहीं पहचानना आएगा सेंटेंस में कि कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है, V1 है कि V2 है कि V3 है, उनको रूल एक्टिव से पैसिव समझ में आएगा ही नहीं। वो तुक्का पे बना लेंगे लेकिन रीजन के साथ, कभी प्रॉपर रीजन के साथ नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन को। इसलिए बच्चे हमने पहले ये इसकी बात कर ली। चलिए बहुत बढ़िया, आपके जवाब आ चुके हैं, आपके जवाब बच्चे आ चुके हैं। अब जिनको नहीं मालूम है उनको हम बता देना चाहेंगे अभी, ठीक है ना, ताकि रूल समझाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहां देखिए बच्चे, देखिए जिस वर्ब में एस लगा होता है, यहां देखिएगा वर्ब में एस या ईएस लगा हो, यहां देखिए वर्ब है ईट, मतलब खाने का काम हो रहा है, इसमें देखिए एस लग गया, देखिए वर्ब में एस या ईएस, तो ये हो जाता है आपका V5। इसको ऐसे याद रखिएगा, यही याद रहेगा, नहीं पहचान पाइएगा तो आपसे रूल नहीं समझ पाएगा, फिर आपसे एक्टिव पैसिव नहीं बन पाएगा। पहले हम साफ साफ आपको यहां कह देना चाहते हैं। ओके, बाद हमें नहीं कहिएगा सर आपने समझाया नहीं अच्छे से, नहीं नहीं, ये समझना, ये समझने के लिए हमने पहले 10th चैप्टर पढ़ा दिया था, और 10th चैप्टर में हमने V1 से लेकर V5 तक बहुत अच्छे से चर्चा किया था, वहां पर हमने पहचान भी बता दिया था इवन। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, अब यहां पर देखिए, यहां देखिए क्लीनिंग, जिस वर्ब में ING लगा होता है उसे V4 कहते हैं, तो ये V5 हो गया, ये देखिए V4 हो गया। क्लीनिंग, कमिंग, गोइंग, है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब V4। ईट्स, स्लीप्स, प्लेज, है ना, ये सब क्या हो गया, वर्ब में एस या इस लग गया, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसको समझेंगे V5 है। ये देखिए V5, ये देखिए V4, ये देखिए जिस वर्ब के पहले बच्चे, जिस वर्ब के पहले हैव या हैज या हैड लिखा मिल जाए, समझ जाना है कि वो क्या है, ये हमारा V3 है, ये हमारा V3 है। देखिए वर्ब के पहले हैज, हैव या हैड दिख जाए, वो हमारा V3 होता है। V3 की पहचान बच्चे ऐसे होती है। ओके, यहां देखिए ये क्या है, देखिए ये हमारा देखिए V1 है, ये सिंपल होता है, बिना एस का होता है, बिना ईडी का होता है, ये देखिए सिंपल सा वर्ब होता है, ये V1 होता है। ये देखिए ईडी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हमारा V2 है, ये हमारा V2 है। तो बच्चे ये पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये पहचानने में आपने गलती कर दिया वर्ब के फॉर्म को, तो फिर आप रूल में गड़बड़ाइएगा, फिर आपसे एक्टिव से पैसिव नहीं बन पाएगा। तो अगर आप किसी को एक्टिव से पैसिव अगर बनाते हुए देख रहे हैं ना, किसी को, समझ जाइए, आप यकीन कीजिए कि उसको V1 से लेकर के V5 तक पहचान करने उसको आता है, तभी वो पैसिव बना पा रहा है, अदरवाइज वो पैसिव नहीं बना सकता, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। इसलिए हमने पहले टेंस पढ़ाया था, और टेंस में हमने बताया था कि V1 से V5 तक को कैसे समझते हैं। V2 जो होते हैं अपने पहले कोई देखिए हेल्पिंग वर्ब लेके कभी नहीं आ सकते हैं। V2 अपने पहले कभी भी हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर कुछ भी लेके नहीं आते, उन्हीं को V2 कहते हैं। जो V3 होता है उसके पहले हैज, हैव या हैड जरूर लिखा रहेगा, तो उसको V3 पहचान लेंगे। जिसमें ING लगा रहेगा वो V4 होगा, जिसमें SES होगा वो भाई साहब V5 होगा, और जिसमें ना SES, ना ING, ना हैज, हैव, हैड, ना ED, तो वो आपका V1 है ना, वो आपका V1। तो अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब हमें रूल समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए बच्चे, अब हम लोग आ जाते हैं अपने रूल्स पर। एक्टिव इनटू पैसिव के जो रूल्स हैं उसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से बच्चे सुनिएगा। अगर आपके सामने कोई एक एक्टिव सेंटेंस लिख दिया तो वो स्टार्ट किससे रहेगा, सब्जेक्ट से। नो डाउट एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद यहां पर या तो V1 लिखा रहेगा या तो वर्ब का 5वां फॉर्म। कहने का मतलब कि अगर कोई आपको एक्टिव से पैसिव सेंटेंस दे दिया बनाने के लिए, तो आपके एक्टिव सेंटेंस में आपको पकड़ना है कि इसमें V1 या V5 है कि नहीं है। ओके, V1 या V5 के बाद इसमें आपका ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट दे दिया होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट
होना जरूरी है। ओके किसी भी एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए बाबू उसके अंदर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। आप बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे इस काम का असर पड़ता है, इस काम का असर पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ खा रहा है तो क्या खा रहा है? आम खा रहा है, पपीता खा रहा है, कटहल खा रहा है, क्या खा रहा है? कुछ तो खा रहा होगा। यहां काम हो रहा है लिखने का, तो क्या लिख रहा है? कुछ तो लिख रहा होगा, है ना। यहां काम हो रहा है मारने का, तो किसी को तो मार रहा होगा, है ना। यहां काम हो रहा है पीटने का, तो किसी को तो पीट रहा होगा। तो जिसको पीट रहा है, जिसपे असर हो रहा है, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। बस इतनी समझ यहां पर प्रॉब्लम होती है, बस समझने में, और कुछ नहीं यहां पर है। तो जरा समझिए कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस लिख दिया जिसमें आपको बस इतना सा देखना, बस इतना देखना है कि उसमें V1 या V5 में से कोई एक है कि नहीं है। क्योंकि आपको पहचाना आ गया है ना कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, तो आपको खाली पकड़ना रहेगा। ये आपको नहीं देखना कि हाँ सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट नहीं, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट पक्का लिखा ही रहता है, वो वर्ब के बाद रहता है। मेन इसको पकड़ने में गलती हो जाती है बच्चों से। सी का मतलब बच्चे कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट C फॉर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बचा खुचा शब्द, बचा खुचा शब्द होता है, मतलब अदर वर्ड्स कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस में अगर हमारा कुछ ऐसा माहौल दिख रहा हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे? तो बच्चे पैसिव हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी एक्टिव से अगर पैसिव कर रहे हो तो उसको स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर हम लिखेंगे इज या आर या एम, इसके अनुसार। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट कहेगा कि हमको इज चाहिए तो इज देंगे, कहेगा हमको आर चाहिए तो आर देंगे, यहां कहेगा कि हम आई हैं तो हमको एम दे दो, हम एम दे देंगे, जैसा रहेगा वैसा यूज करेंगे, है ना। यहां देखिए बच्चे, उसके बाद यहां पर लिखाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। मतलब क्वेश्चन में रहेगा V1 या V5, लेकिन हमें आंसर में करना पड़ता है V3। क्यों? क्योंकि द होल पैसिव रन्स ऑन V3। पूरा का पूरा पैसिव का जो सिस्टम है ना, पैसिव वॉइस का सिस्टम, वो V3 पे चलता है और कोई दूसरा वर्ब पे नहीं चल सकता है, किसी दूसरे पर नहीं टिकता है, ये सिर्फ और सिर्फ V3, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज RM प्लस V3, और इसके बाद आपको यहां पर लिखना है क्या? इसके बाद बच्चे आपको यहां पर लिखना है बाय। क्या लिखना है? बाय। और बाय के बाद यहां पर क्या लिखना है? तो बाय के बाद यहां पर लिखना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपको हम यहीं पर बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपके एक्टिव में लिखे आई तो पैसिव में क्या हो जाएगा? हो जाएगा मी। और अगर आपके एक्टिव में लिख दे मी तो इधर हो जाएगा आई। बात समझ रहे ना? ऐसे तो आई के आई रहेगा तो मी कर दीजिएगा, यू रहेगा तो यू का यू ही लिखिएगा, दे रहेगा तो दे का देम लिखिएगा, और अगर है ना क्या रहेगा, वी रहेगा तो वी का अस कर दीजिएगा, और क्या रहेगा ही तो ही का हिम कर दीजिएगा, शी रहेगा तो शी का हर कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब इतना सारा चीज आपको चेंज करना पड़ता है, इतना चीज आपको याद रखना है, बस इसी को चेंज करना पड़ता है। अगर एक्टिव में आई है, अगर आपका सब्जेक्ट है ना, तो बाय में क्या लगा दीजिएगा? बाय में मी लिख दीजिएगा, बाय के साथ यू लिख दीजिएगा। अगर आपके एक्टिव में दे है तो पैसिव में बाय के साथ देम लगा दीजिएगा। बस बच्चे इतना ही काम करना होता है, ओके। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट रहेगा तो उसको चेंज मत कीजिएगा, उसको सेम वैसे ही लिख देते हैं। क्या करते हैं? उसको वैसे ही लिख दीजिएगा, ओके। चलिए बच्चे अब यहां देखिएगा, अब एक हम यहां पर एग्जांपल सेट करते हैं। देखिए हमने लिखा आई ईट अ मैंगो, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चे कैसे करेंगे इसको हम, तो हमें बताया गया कि एक्टिव से पैसिव करने के लिए रूल्स होता है, नियम होते हैं, और वो नियम क्या है तो समझना पड़ता है। कि चेक कीजिए क्या आपके एक्टिव सेंटेंस जो लिखे गए हैं क्या उसमें V1 या V5 है क्या उसमें V1 या V5 है क्या? तो देख लीजिए, क्या देखिएगा, देखिए ये ईट क्या है, देखिए V1 है, देखिए मैच कर गया ना, मैच कर गया। अगर ये मैच कर गया कि हाँ वाकई V1 में से या V5 में से कोई है, समझ जाइए आपको ये वाला रूल लगाना है। मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने के बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन किस पे पैसिव बनेगा? तो इसके लिए भाई आपको रूल्स दिखाया गया है कि अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में वर्ब V1 या V5 में से अगर कोई एक भी, दोनों में से कोई एक अगर दिख गया तो आपको इसी रूल को फॉलो करना है। जैसे जैसे रूल है खाली वैसे वैसे लिखते जाइएगा ना, बिल्कुल आपका पैसिव बन जाएगा। देखिए सामने बच्चे ने बना के दिखा भी दिया है ना। अब देखिए रूल में क्या बोला, हम देखिए हमारा काम है आपको समझाना है कि करके समझाते हैं। रूल में क्या बोला, पहले ऑब्जेक्ट लिखो। अब ये बताइए हमको हर पैसिव में ना, हर पैसिव में चाहे जितना भी पैसिव बनाएंगे सबसे पहले हमसे यही डिमांड करेगा ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे काम का असर दिखता है। तो ये बताइए यहां काम हो रहा है खाने का, है ना, तो इससे दो सवाल करते हैं जिससे ऑब्जेक्ट मिल जाता है, क्या और किसको। देखिए है ना, पूछते हैं क्या खाता है, कहता है एक आम खाता है,
किसको खाता है? एक आम को खाता है। दोनों में से जिसका भी आंसर मिल गया समझिए वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब यही आपका ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। देखिए अ मैंगो है ना, क्या बोला? पहले ऑब्जेक्ट लिखो, हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट अ मैंगो। अब कहता है अ मैंगो के साथ क्या लगाओगे? इज की आर की एम, तो आप कहिएगा एक ही नाम है, एक ही आम है तो इज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा आम होता तो आर लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ना ये जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर एक का बोध करेगा तो इज, एक से ज्यादा रहेगा तो आर। सो अ मैंगो इज, है ना, लिख दिए। अब कह रहा है V3 लिखो, ऑब्जेक्ट लिख दिए, इज आर एम लिख दिया, कह रहा है V3 लिखो। इसमें V3 कहां पर आएगा? कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। यहां जो वर्ब आएगा आपका V1 V5, इसी का V3 आपको पता होना चाहिए, इसी का V3 आपको पता होना चाहिए। तो ईट का V3 क्या होगा? तो ईटेन होता है। अब अगर आपको V3 याद रहेगा तब ना लिखिएगा, अगर V3 गड़बड़ा गया तब तो एक नंबर आपका चल जाएगा। लेकिन डोंट वरी, आपके एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, सब्जेक्टिव थोड़ी देगा कि आपको लिखना पड़ेगा। उसमें पहले से ही लिखा रहेगा, आपको खाली रूल देखकर खाली टिक आउट कर देना रहेगा, रूल को देख करके खाली टिक आउट करना रहेगा, बस। आसान है एग्जाम के लिए, समझ गए ना। अब मैंगो इज ईटन, आप देखिए V3 बोल देना, आप क्या बोला? बाय लिखो, तो बाय लिखेंगे। अच्छा बाय के बाद क्या कहता है? कहता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इसमें आपका सब्जेक्ट कहां पर है? इसमें आपका देखिए सब्जेक्ट यहां पर है आई, तो क्या बोला? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आई, अगर क्वेश्चन में आई है तो पैसिव में क्या रहेगा? मी करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो गया? बाय मी। तो ये आई बदल गया किसमें? मी में। तो मतलब आपको इतना ही चेंज करना है, इससे बाहर कुछ और सब्जेक्ट रहेगा ना तो उसको मत चेंज कीजिएगा। ओके चलिए, ये तो हो गया खानदानी एग्जाम्पल जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, हमने भी दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, अब आप बनाइए, देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव। ओके यहाँ बच्चे बनाइएगा इसका। हाँ, ही मेक्स फूड। ओके इसका बच्चे आपको पैसिव बनाइएगा, तो ही मेक्स फूड, इसका पैसिव बनाइएगा एकदम बिल्कुल बच्चे रूल पे बनाइएगा। ऐसा करते हैं, पहले हम ही बना के दिखाते हैं एक और, फिर आपसे बनवाएंगे। एक और एग्जांपल हम ही बना के दिखाते हैं। देखिए ही मेक्स फूड, है ना, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे एक्टिव में V1 या V5 दिखना चाहिए। देखिए दिखा क्या? ये हमारा देखिए एक्टिव सेंटेंस है, इसमें V1 या V5 दिखा क्या? बिल्कुल दिख गया। देखिए ये V5 है, तो V1 हो चाहे V5 हो, उसको पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इस रूल को फॉलो करेंगे, दूसरा कोई रूल नहीं फॉलो करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। क्या बोला रूल में? पहले ऑब्जेक्ट लिखो। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है तो पता करते हैं क्या है। यहां देखिए मेक का मतलब बनाना, पूछते हैं क्या किसको क्या बनाता है ना, क्या बनाने की बात है? खाना बनाने की बात है। मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो अपने ऑब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे। यहां हमने लिख दिया फूड, क्या लिख दिया हमने? यहां हम लिख दिया फूड, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इस की आर की एम, तो फूड सिंगुलर है तो इसका यूज किया। फिर बोला V3 लिखो, तो मेक का V3 क्या होता है? मेक्ड। मेक का V3 क्या होता है? मेक्ड नहीं होता है, फिर भी बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, आपको नहीं लिखना है। मेक का V3 होता है बच्चे मेड होता है। क्या होता है? मेड होता है। सो फूड इज मेड। फिर क्या बोला? बाय लिखो, तो बाय लिख दिए। फिर बोला अगर एक्टिव में ही है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? तो अगर एक्टिव में ही है तो पैसिव में हिम हो जाएगा। देखिए हाँ, ये याद रखना पड़ता है, इसके लिए बन गया ना बच्चे। देखिए फूड इज मेड बाय हिम, तो ये जो रूल आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चे ना पैसिव बनाने के लिए, तभी काम करेगा जब आपके एक्टिव में V1 या V5 दिखना चाहिए, तब होगा। तो बच्चे ये वाला रूल क्लियर हो गया? अगर ये रूल क्लियर हो गया है तो हम कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप बना के दिखाइए। ओके हाँ, तो ऐसे ही करते करते बच्चे आपके हम कुछ रूल्स बताएंगे जिसपे आपका एक्टिव से पैसिव बनना बिल्कुल इजी हो जाएगा, लेकिन वर्ब को पहचानना जरूरी रहेगा। ठीक है चलिए, अब यहां से हम लोग करते हैं ड्रिल्स। ड्रिल्स का मतलब एक्सरसाइज, अभ्यास करते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर हमने लिखा द लायन किल्स द डियर। ओके इसे बच्चे बनाइएगा, ये एक्टिव हो गया, इसका आपको पैसिव बनाना है। बना के दिखाइए जल्दी से, एक और क्वेश्चन देंगे फिर। दे हेल्प नीडी पीपल। दे हेल्प नीडी पीपल, ये एक्टिव में है, इसका बच्चे पैसिव बनाइएगा। दो जल्दी से बना के दिखाई तो। हाँ, अगर V1 या V5 ना रहे तो कैसे बनाएंगे बच्चे? उसके लिए अगला रूल सिखाएंगे, है ना, उसके लिए फिर अगला रूल सिखाएंगे। फिलहाल आपका जो है रूल क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में V1 या V5 है तो उसको पैसिव बनाने के लिए आपको जो भी रूल बताया गया, आपको वही रूल को फॉलो करना है। ठीक है हाँ,
तो द लायन किल्स द डीर, देखिए यहां पर अगर हम पता करें तो वाकई ये जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है, यहां पर देखिए V1 दिख गया, यहां देखिए V5 दिख गया, इसका मतलब इसी वाले रूल पे बनेगा। V1 या V5 दिखने का मतलब इसी वाले रूल पे बनाया जाएगा, है ना। तो आपको बच्चे ये रूल फॉलो करना है और ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। अब देखिए द लायन किल्स द डीर, है ना। पहले कहता है ऑब्जेक्ट से लिखो, ऑब्जेक्ट कौन है आपका, तो भाई लायन मारता है जान से, किसको मारता है, क्या मारता है, किसको मारता है, तो हिरन को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मारने का असर किस पे पड़ा, हिरन पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द डीर। सिंगुलर है, क्या लगाएंगे देखिए यहां पर इज लगा देंगे, है ना। सो द डीर इज, और किल का V3 क्या होता है, तो किल्ड होता है। बाय लिखेंगे, बाय के बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो लिस्ट में है, देखिए अगर आपके एक्टिव में आई है तो मी, यू है तो यू, दे है तो देम, और जो लिस्ट में है ही नहीं तो उसको तो वैसे ना उतार देंगे, उसको वैसे ही उतार देंगे। देखिए बाय द लायन, अब ऐसा थोड़ी कि लायन को लाइनस कर देंगे या लायन को टाइगर कर देंगे, उसको चेंज नहीं कराएगा। ओके, सो द डीर इज किल्ड बाय द लायन, देखिए बन गया इसका पैसिव, बिल्कुल देखिए करेक्ट, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। They help needy people, they help needy people, देखिए इसमें V1 है ना, बिल्कुल उसी रूल पे बनाएंगे। पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पूछ लेते हैं, खाली 2 सवाल पूछें, देखिए मिल जाएगा, क्या और किसको हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं नहीं पता, किसको हेल्प करते हैं, तो कहते हैं कि नीडी पीपल को, जो जरूरतमंद लोग हैं ना उनकी मदद करते हैं। तो नीडी पीपल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सिर्फ पीपल नहीं, नीडी पीपल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पीपल प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, इज आर में से हम प्लूरल में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। सो नीडी पीपल आर, हेल्प का V3 हो गया हेल्प्ड, तो नीडी पीपल आर हेल्प्ड, और यहां लिखेंगे बाय। और देखिए अगर एक्टिव में दे है, यहां देखिए एक्टिव में अगर दे तो पैसिव में क्या होता है, देम होता है। तो जो इस लिस्ट में है उनको हम चेंज करेंगे, देखिए बन गया हमारा एक्टिव पैसिव। तो नीडी पीपल आर हेल्प बाय देम, बन गया सेकंड, कितने अच्छे से। सो एक्टिव से पैसिव हो गया, सही है। ओके चलिए बढ़िया बच्चे, बन गया सेंटेंस आपका। अब हमें लगता है कि आप इस वाले रूल को समझ चुके हैं कि अगर आपने अपने एक्टिव में V1 V5 लिखा हुआ देख लिया तो आपको पैसिव आपको इसी रूल पे बना देना, दूसरा कोई रूल अप्लाई नहीं करना है। ओके, दूसरा समझ में नहीं आया ये वाला ना, देखिए बच्चे मेनली होता है ऑब्जेक्ट निकालना, क्योंकि पैसिव का स्टार्ट, पैसिव स्टार्ट किससे होता है, पैसिव स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसपे काम का असर पड़ता है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, मदद करना। तो पूछिए किसको मदद कर रहा है, तो बोला जो जरूरतमंद लोग हैं उसकी, तो ये दोनों हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, दोनों वर्ड मिला के हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बन गया हमारा सेंटेंस। चलिए कुछ और बनाएं, एक और एग्जांपल दें, फिर आगे बढ़ेंगे रूल में। एक और एग्जांपल बनाइए, फिर आप रूल में बनाएंगे, आगे जाएंगे। चलिए एक और बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे रूल पे हम लोग। द पुलिस कैच द थीव्स। ओके, ये बच्चे आपको इसका पैसिव बना के दिखाना है, बनाइए तो द पुलिस कैच द थीव्स बनाइएगा, तो फिर हम आगे रूल में बढ़ेंगे। फिर द पुलिस कैच द थीव्स, पकड़िए कि अगर इसमें V1 या V5 यूज हुआ है तो हम उसी रूल पे बनाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया बच्चे अपने, हम देखिए तुरंत बना दिया आपने, है ना। हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, तो द थीव्स है ना। क्योंकि अगर पुलिस कैच करती है, पकड़ती है, तो किसको, पूछिए क्या क्या पकड़ती है, किसको पकड़ती है, तो चोरों को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए द थीव्स के साथ लग गया आर, क्योंकि एक से ज्यादा चोर की बात हो रही तो आर लग गया। कैच का V3 होता है काउट, क्या होता है, काउट होता है। तो देखिए कैच का V3 हो गया काउट, द थीव्स आर काउट, यहां लग जाएगा बाय, और हमने यहां लिख दिया द पुलिस। ठीक है, यहां देखिए बन गया हमारा पैसिव, बन गया हमारा पैसिव ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम में क्या करेगा पता है, ये क्वेश्चन दे देगा और ऐसा ऐसा ना 4 आंसर भी दे देगा। पता है कितना आसान हो गया, मतलब यहां पर लिख के बनाना पड़ रहा है तो गलती हो भी सकती है रूल को इधर उधर, लेकिन वहां पर ना एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा ऐसा ऐसा बना करके। तो जो रूल पे रहेगा बनाया हुआ सही, खाली हमको उसको टिक आउट करना रहेगा। तो मेन मुद्दा क्या निकला कि हमें पहचान होना चाहिए एग्जाम में कि अगर ये V1 V5 वाला क्वेश्चन है तो मतलब अगर जो ऑप्शन 4 में से जो ऑप्शन इस वाले रूल पर लिखा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें खाली क्या करना रहेगा, खाली गोल गोल तो खाली करना है वहां पर, है कि नहीं है, खाली बस रूल याद होना चाहिए, वहां लिख के बनाना थोड़ी हमको है, अभी लिख के बनवा रहे हैं आपसे ताकि अभी आपको रूल याद हो जाए। ओके, तो यहां बच्चे जो थीव्स है वो प्लूरल है, थीव का मतलब एक चोर, थीव्स एक से ज्यादा, तो आर का यूज करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चे दूसरे वाले रूल की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिव से पैसिव का दूसरा रूल क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, ध्यान से बच्चे सुनिएगा। अब आप पहला वाला समझ गए ना, देखिए दूसरा बहुत इजी में समझ जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में
एक सब्जेक्ट तो रहता ही रहता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर इज या आर या एम, मतलब पहले से ही एक्टिव में दिया हुआ है, और इसके बाद V4 दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के एक्टिव का पैसिव कैसे बनाइएगा। पहला वाला जो रूल था बच्चे आपका, उसमें बोला कि अगर आपके एक्टिव में V1 या V5 रहेगा तो उसके लिए ये वाला रूल, अभी देखिए बदल गया। अभी कह रहा है कि अगर आपके एक्टिव में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, मतलब V4 लिखा रहेगा और V4 के पहले क्या है, इज आर एम, तो इसका पैसिव का रूल आपको क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर आप ऑब्जेक्ट से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पैसिव अपने आप को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फिर से यहां पर इज या आर या एम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इज अगर सिंगुलर है तो इज, है ना, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लुरल रहेगा तो आर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको बच्चे यहां पर एक वर्ड यूज करना है जिसका नाम है क्या, तो बीइंग। क्या नाम है इसका, इसको पढ़ते हैं बीइंग, बिंग नहीं, बीइंग इसको पढ़ा जाता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ इज आर एम और यहां पर आपको बीइंग लगाना कंपलसरी है, ये इसका रूल है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और बीइंग के तुरंत बाद बच्चे आपको फिर वही चीज लिखना है, V3 आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसिव में सिर्फ और सिर्फ V3 की पूछ होती है। और इसके बाद यहां पर वही सेम चीज बाय के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसी रूल में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते देखते हैं। देखिए, हमने कहा कि शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब ये हमारे एक्टिव में है, तो इसका पैसिव कैसे इंटरचेंज करेंगे हम, पहले पता करेंगे कि ये कौन से वाले रूल पे बनेगा, है ना। इसका एक्टिव कैसा है, तो देखा गया क्या इसके एक्टिव में V1 या V5 है क्या, हाँ, क्या इसके एक्टिव में V1 या V5 है क्या, पकड़िए जरा, देखिए ध्यान से, शी इज राइटिंग अ लेटर, क्या इसमें V1 या V5 है, नहीं। अगर V1 V5 होता तो इस वाले रूल पे बनाते, है ना, ये वाला रूल अप्लाई करते, ऑब्जेक्ट लिखते, इज आर लिखते, फिर V3 लिखते। लेकिन यहां पर कह रहा है कि नहीं, V1 V5 नहीं है, क्या है, तो V4 है ना। तो भाई साहब V4 वाले एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ये वाला रूल आएगा, पहले वाला नहीं, ये वाला रूल आएगा। स्टार्ट किससे कह रहा है करने के लिए, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो। पूछिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, पूछिए वर्ब से, हमेशा वर्ब से पूछा जाता है। जैसे लिख रहा है, राइटिंग कर रहा है, तो क्या राइटिंग कर रहा है, पूछिए क्या लिख रहा है, कह रहा है कि एक लेटर लिख रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, अ लेटर। एक ही लेटर है ना, अ लेटर मतलब एक लेटर, तो क्या लगा, इज क्या की एम, तो हम लगाएंगे इज। फिर कह रहा है कि बीइंग लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है, तुरंत लिखो, हमने लिख दिया हमने यहां पर। देखिए फिर कह रहा है V3 लिखो, इसमें V3 क्या होगा, तो राइट का V3 क्या होता है, तो राइट का V3 होता है रिटन, सो अ लेटर इज बीइंग रिटन, ठीक है। फिर लिखो बाय, तो लिख दिए बाय। फिर वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट का हेरा फेरी, अगर शी है तो शी का क्या होता है, शी का हो जाता है हर, जो लिस्ट में भी दिया गया था। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, बन गया देखिए पैसिव, है ना, बन गया देखिए पैसिव आपका। तो V4 वाले का, V4 से पहले इज आर एम अगर हो तो उसका पैसिव इस तरह से बनाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या लग गया, पिछली बार भी सब कुछ सेम था, एक्स्ट्रा क्या लग गया, इसमें एक्स्ट्रा खाली बीइंग लग गया, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल बच्चे बनाइएगा। he is solving some problems, he is solving some problems। अब इसका हम लोग पैसिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, he is solving some problems, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हाँ ठीक है, बताइए बच्चे। He is solving some problem, इसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन है, जैसे पता चला कि इज आर एम के साथ V4 लेके आया है, ING, उसे बोलते हैं V4 ना। V4 वाले को कैसे पैसिव बनाते हैं, तो रूल कहता है पहले ऑब्जेक्ट लिखो, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पूछते हैं, वो सॉल्व कर रहा है, मतलब समाधान कर रहा है, तो किसका, कर रहा है कुछ समस्याओं का, तो सम प्रॉब्लम्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं, सम प्रॉब्लम्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये एक से ज्यादा है तो हम यहां लगाएंगे आर, क्यों, एस लगा हुआ देखिए, प्लूरल है, तो सम प्रॉब्लम्स आर। फिर कह रहा बीइंग लिखो, तो हमने यहां लगा दिया बीइंग। फिर कह रहा V3 लिखो, तो सॉल्व का V3 क्या होता है, तो सॉल्व का V3 होता है सॉल्व्ड, ओके। सो सम प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय कौन है, तो ही के बदले क्या लिखते हैं पैसिव में, ही के बदले हम लोग यहां लिखते हैं हिम लिखते हैं, है ना। तो सम प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम, देखिए बिल्कुल बन गया सेंटेंस आपका, एक्टिव से पैसिव। नहीं बच्चे बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही, एकदम 100% गारंटी के साथ ये सब के सब लिखा हुआ सही है एकदम, क्योंकि रूल पर है। रूल से बाहर हम जाएंगे ना, मान लीजिए हमारा मन किया कि यहां पर बीइंग छोड़ देते तो पक्का गलत पे आता,
है ना। जिस एक्टिव में, बच्चे याद रखिएगा, जिस एक्टिव सेंटेंस में V4 दिख जाए तो पैसिव में बीइंग गलती से भी नहीं छूटना चाहिए। ओके, चलिए, बन गया सेंटेंस? बिल्कुल बन गया। हाँ, तो बच्चे अगर नहीं बन रहा है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अभी इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और हम आपसे यही हमेशा कहते हैं कि आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान कम दीजिए, ये बात हम खुद कह रहे हैं आपको। बाकी आप हिंदी, संस्कृत, मैथ, SST, साइंस में आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उधर मार्क्स थोड़ा ज्यादा चाहिए टॉपर बनने के लिए। अंग्रेजी आपका यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री है आपका, एक मतलब एक तरह का पूरक है, समझिए कि साइड से इसी में थोड़ा देखते चलना है, लेकिन इसी पे 2-4 घंटा स्पेंड नहीं कर देना है, तो फिर टॉपर कैसे बनिएगा। टॉपर बनने में अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन मार्कशीट के लिए नंबर चाहिए, उसके लिए उतना ही पढ़िए जितना की जरूरत है। ओके, वॉइस बच्चे आप किसी बुक से बनाइए, किसी भी बुक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज हमने बच्चे आपको सिर्फ 2 रूल पढ़ाया है, और वैसे ही करते करते बच्चे हम कल मतलब 2-4 दिन की क्लास में एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखा देंगे मोटा मोटी तौर से, और उतना ही आपके एग्जाम के लिए काफी रहेगा। फिर अच्छे से ग्रामर को और अच्छे से ग्रामर को कवर करने के लिए फिर आप 11th में हमसे मिलिएगा, फिर देखिए फिर आपको हम डीपली पढ़ाएंगे आपको और चैप्टर को। लेकिन बच्चे 10th में अंग्रेजी में अभी उतना डीपली नहीं जाना है, उतना जाना जिससे कि हमारा एग्जाम में काम फिलहाल चल जाए, जिससे हमारा एग्जाम में अच्छे मार्क्स हमको मिल जाए, क्योंकि टॉपर भी बनना है। तो ज्यादा इधर अगर आप इधर टाइम स्पेंड कीजिएगा समझने में, फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चे, ठीक है। हाँ, चलिए तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपको हम कल की क्लास में इसी चैप्टर के कुछ आगे रूल्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस रूल्स को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके रिवाइज करके आइएगा, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए